मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर जहां पर लोग भूत प्रेत तो लेकर आते हैं और साफ स्वच्छ होकर जाते हैं। पूरे भारत के कहीं के भी लोग हों उस मंदिर में आएंगे और वो ठीक होकर जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वहीं से ही किसी को प्रेत बाधा लग जाए तो उसके जीवन में कैसा वीराना छाएगा। एक ऐसा ही पूरा इंसिडेंट लेके आया हूँ दो भाइयों का। उन्होंने बालाजी तो गए लेकिन वहाँ का पालना नहीं करी, वहाँ का नियम फॉलो नहीं किया। क्योंकि आप किसी भी धर्म स्थल पर जाओ तो वहाँ के भी कुछ एक नियम होते हैं। संतोष को किसी ने पीछे से आवाज़ क्या मारी, संतोष ने मुड़कर देखा और प्रेत बाधा उसके साथ हो ली। पूरी वीडियो आपको सुनाऊंगा लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारे पास आई है राजस्थान के जैसलमेर से और इस परिवार से मैं पहले आपको रूबरू करवा दूं क्योंकि ये ठीक ठाक फैमिली होती है। पैसे से कोई इनको अच्छा खासा कमी नहीं होती कि बंदा ये कहे कि पैसे से कोई कमी है। एक इनकी मम्मी होती है, दूसरे इनके पिताजी होते हैं और इनके दो लड़के होते हैं। एक का नाम होता है रोहित और एक का नाम होता है संतोष। रोहित शादीशुदा होता है और संतोष अभी कवारा होता है और इनका कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ समय पहले की बात है, जब रोहित की शादी हुई थी तो रोहित की जैसे ही शादी निपटी, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है अगर शादियों में भाग दौड़ भी काफ़ी करनी पड़ती है। अगर आप घर के छोटे हो तो आपके सिर तो समझ लो हर चीज़ की जिम्मेदारी होगी, चाहे टेंट से लेकर खाने वाले तक की। लेकिन जैसे तैसे चलो जी, रोहित की शादी अपना निपट गई बढ़िया से। अब होता क्या है, संतोष की तबीयत खराब रहने लगी। अब यहाँ पर संतोष को हॉस्पिटल ले जाया गया जैसलमेर के और वहाँ से उसकी दवाई करवाई गई, लेकिन संतोष ठीक होने में नहीं आ रहा था। और इसका वज़न आप ये लगा लो 85 से 80 किलो का बंदा था, कोई ऐसा हल्के शरीर का लड़का नहीं था। काफ़ी ज़्यादा कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही थी लेकिन कोई भी असर नहीं दिखा रही थी। 2 महीने के बाद लगभग इनके घर एक रिश्तेदार आते हैं राजस्थान के धौलपुर से। वो ये कहते हैं कि रोहित यार, तेरे भाई को हो क्या रहा है? जब मैं तेरी शादी पे आया था तो ये अच्छा खासा तगड़ा तंदुरुस्त था, इसका अब शरीर गिरता क्यों चला जा रहा है? तो इस पर रोहित और रोहित के पापा ये कहते हैं कि अंकल जी, हमने तो काफ़ी ज़्यादा दवाई भी करवाई है, सब कुछ करवाया है, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा और उसका शरीर दिन पर दिन वज़न इसका गिरता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा सुस्त भी रहने लग गया है। तो इस पर वो अंकल जी कहते हैं, बोले बेटा, मुझे कुछ अपने अंदेशे से ये लग रहा है, जो मैं सोच के बता रहा हूँ इसके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऊपरी बाधा लग गई हो या कुछ ऐसा हो। तो इस पर रोहित कहता है, अंकल जी, हमने तो ये बात कभी सोची ही नहीं कि भाई ऐसा भी सीन हो सकता है। तो इस पर वो अंकल जी कहते हैं, बेटा तुम इसको एक बार मेरे कहने से मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, क्या पता ये सही हो जाए तुम्हारा लड़का और कहीं देर ना हो जाए, पता चले अगर इसके ऊपर कोई शक्ति है तो इसको अपने साथ ले जाए। रोहित ये कहता है कि मुझे लगभग आज से 3-4 दिन बाद जयपुर तो जाना ही है और जयपुर से दूरी कितनी है, 2 घंटे की दूरी है मेहंदीपुर बालाजी की। चलो जी, मैं इसको वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तो वो अंकल जी ये कहते हैं, बोले बेटा अपना काम पहले मत निपटाना, पहले इसको सीधा बालाजी लेकर जाना, उसके बाद अपना काम निपटाना। रोहित भी ठीक वैसे ही करता है और जैसलमेर की दूरी बता दूं, मेहंदीपुर बालाजी की लगभग 11 से 12 घंटे का सफ़र है और ये शाम को निकल जाते हैं अपना और मस्ती के साथ जाते हैं गाड़ी से, अपनी कार से आराम से पहुंच जाते हैं सुबह 6-7 बजे के करीब। मंदिर के प्रांगण में घुसते हैं और वहां पर पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी झाड़ फूँक करते हैं और बढ़िया से वो सब अपना करवा के अभी मंदिर के प्रांगण में ही होते हैं और कुछ एक नियम ऐसे थे जो ये पालना जानते नहीं थे, उसका पालन का पता नहीं था इन्हें तो बस यही था कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे चले आना है। रोहित और संतोष जैसे ही आने को हुए तो इनको संतोष को पीछे से आवाज़ आई कि संतोष, संतोष।
इस टाइप की। तो संतोष मुड़ कर देख रहा था कि भाई मेरा यहाँ कौन जानकार है। जैसे ही संतोष ने ऐसे पीछे मुड़ कर देखा तो क्या देखता है, एक ब्राह्मण है, सफ़ेद कपड़े पहना हुआ, सफ़ेद मिक्स आप समझ लो। उसके हाथ में एक लकड़ी की टोकरी थी और उसमें कुछ एक फूल थे और दो एक लड्डू थे। संतोष से ये कहते हैं, बोले बेटा तुम मंदिर आए हो और मंदिर का प्रसाद खाए बिना जा रहे हो, ये तो गलत बात है। संतोष कहता है नहीं नहीं अंकल जी, हमें ध्यान नहीं रहा, हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, इस टाइप का संतोष ने उनसे कहा। संतोष वो लड्डू लेता है, एक लड्डू, और वो वहीं पर मंदिर के अंदर ही खा लेता है। अब रोहित बोला भाई अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर दिन अच्छा खासा हो गया है, यहीं कहीं अगल बगल में हम कोई होटल या कोई कमरा ऐसा ले लें और यहीं से सुबह में अपना टाइम से निकल जाएंगे और मेरा भी जयपुर में जो काम है निपटा लेंगे। तो संतोष कहता भैया कोई बात नहीं। ये ठीक एक ऐसा होटल करते हैं और अपने कमरे में जाते हैं, खाना वाना आता है, खाते हैं, और संतोष और ज़्यादा सुस्त रहने लगा और ज़्यादा ढीला ढीला। रोहित ये कहता है कि भाई तू कमरे में लेट, मैं ज़रा अभी आया 2 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा सिगरेट का भी शौकिया था। वो सिगरेट विगरेट पीता है, आता है तो क्या देखता है, संतोष बड़ा ज़्यादा बेसुध होकर अपने कमरे में सो रहा है। तो इस पर रोहित ने ये सोचा कि भाई चलो जी, इतना सफ़र करके आया है, फिर उधर भागा दौड़ी करी है तो चलो जी थकान हो गई होगी। रोहित भी आकर उसके पास सो जाता है और जैसे ही लगभग रात के 11:30 लगभग 11:45 का समय होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज दरवाजे की खटखट की आवाज़ आती है। अब संतोष उठता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है, वही पंडित, वही ब्राह्मण जो उसको आवाज़ मार रहा था, ठीक उसके सामने खड़ा है। इस पर देख के संतोष की हालत ख़राब हो जाती है और संतोष ये सोचता है कि भाई ये पंडित जी यहाँ कैसे आ गए। संतोष को ये कहते हैं वो पंडित जी कि बोले बेटा तुम पूरा प्रसाद लेकर नहीं गए, और वो कम से कम तुम प्रसाद तो पूरा ले जाते, तुमने एक लड्डू लिया, दूसरा लड्डू नहीं लिया। और पंडित जी का क्या होता है, वही हाथ में टोकरी होती है, इस तरीके से उन्होंने पकड़ी हुई होती है। जैसे ही टोकरी से वो हटाते हैं कपड़ा और उसके अंदर चक्कू रखा हुआ होता है, ठीक उसके कंधे पे मारते हैं और एकदम से संतोष की आंख खुल जाती है। संतोष ये सोचता है कि भाई ये तो सपना था। काफ़ी ज़्यादा पसीनों पसीन यहाँ पर संतोष होता है और वो रोहित भी इसी बीच में उठ जाता है। बोले संतोष क्या हो गया? तो संतोष ये कहता है, बोले भैया मैंने वही पंडित देखा है अपने यहाँ पर दरवाजे के बाहर सपने में, और वो मेरे को यहाँ पर उसने चक्कू मारा है और मेरे को यहाँ पर दर्द भी हो रही है। जैसे ही उसकी शर्ट टी शर्ट ऐसे उतार कर देखता है रोहित, तो यहाँ पर कोई निशान भी होता है, जैसे चक्कू की नोक का निशान हमारे हाथ पे लगता है तो हल्का सा निशान लाल लाल बन जाता है, तो यहाँ पर उसके निशान भी होता है। तो यहाँ पर रोहित कहता है भाई स्वप्न था, सपना था, चल तू इसको ज़्यादा टेंशन मत ले और इसको भाई भूल जा और सो जा। अब होता क्या है, जैसे ही रात के 3 साढ़े 3 बजते हैं तो संतोष को काफ़ी ज़्यादा दर्द होनी चालू हो जाती है कंधे पर, और ऐसा लगता है जैसे भाई मुझे अटैक आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चीखना चिल्लाना। तो इस पर रोहित क्या करता है, अपने भाई को उठाता है और अपनी गाड़ी में रखता है और हॉस्पिटल के लिए भागता है। भाई यहाँ से जयपुर की दूरी कोई ज़्यादा दूर तो थी नहीं, लगभग 1.5-2 घंटे की। वो ये सोचता है रोहित कि भाई फुल स्पीड में मैं कार चलाऊंगा और अपने भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरा लाडला भाई है। गाड़ी में उसको रखता है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ भगाते हुए आगे को लेकर जाता है रोहित। जैसे ही लगभग आप ये समझ लो 15-16 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी पहुंचती है तो उसका टायर पंचर हो जाता है। स्टपनी देखता है तो स्टपनी भी उसमें पंचर मिलती है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता है रोहित और संतोष की हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। रोहित अपने दोस्त को फ़ोन करता है, मिथिलेश को। मिथिलेश से ये कहता है, बोले भाई मैं ऐसी ऐसी जगह फंसा पड़ा हूँ और रात के लगभग 3-3:15 बज रहे हैं, कोई अगर गाड़ी हो कुछ हो तो भाई तू बंदोबस्त करवा।
उसका दोस्त ये कहता है, बोले भाई इतनी रात गए, कौन सी गाड़ी आएगी, क्या आएगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ऐसा कर, वहाँ से अगर हो सके तो किसी से लिफ्ट मांग। अगर लिफ्ट से तू भाई अपने भाई को पहले हॉस्पिटल पहुँचा, और मैं भी इधर से निकल रहा हूँ। और भाई थोड़ी सी अपनी मुझे लोकेशन भी मुझे भेज कि तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्योंकि दिन में हम गाड़ी भी आसानी से उसको ढूंढ लेंगे, या मैं आके गाड़ी ढूंढ लूँगा। एक फ़ोटो तू अपनी गाड़ी का मेरे को खींच के भेज। अब यहाँ पर रोहित सेम टू सेम वैसा करता है, अपनी गाड़ी के ठीक थोड़ी दूरी पर जाता है, एक फ़ोटो खींचता है और उसको सेंड कर देता है। और इसी में ही लगभग 5-7 मिनट का गैप होता है, तो क्या देखता है, एक गाड़ी सामने से चलती हुई आ रही है। एक आप बस समझ लो चलती हुई आ रही है, ट्रैवलर टाइप की जो बस, छोटी बस होती है। और उसके आगे आकर ऐसे करके खड़ा हो जाता, भाई रोको रोको रोको। उस बस में बैठ जाते हैं, और वो बस होती है बुकिंग की, कहीं सवारियां अगला आदमी छोड़ के आ रहा होता है ड्राइवर, और पूरी बस खाली होती है। जैसे ही 4 से 5 किलोमीटर वो आगे बढ़ते हैं, तो रोहित के दोस्त मिथिलेश का फ़ोन आता है, बोले भाई कुछ भी कर, तू इस बस से नीचे उतर जा, इस बस को तू छोड़ दे। तो इस पर रोहित बोलता है, बोला भाई मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, और मैं इस बस को क्यों छोड़ूं, ऐसी क्या वजह है। बोले जो तूने फ़ोटो भेजा है, पहले तू फ़ोटो भेज, तेरी गाड़ी में कोई ना कोई ऐसी तीसरी शक्ति है जो खड़ी हुई है, मुझे साफ साफ दिख रही है। जैसे ही रोहित फिर से वही फ़ोटो देखता है, तो उसी फ़ोटो में उसको कोई प्रेत खड़ा हुआ दिखता है गाड़ी में। यहाँ पर अब रोहित की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और जैसे ही वो ड्राइवर की तरफ देखता है, तो ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा उसको घूर कर देखता है। तो यहाँ पर रोहित की हालत और ज़्यादा ख़राब। लेकिन होता क्या है, जैसे ही गाड़ी के आगे, आपको पता है जहाँ पर आप अपनी कारों के आगे भगवान की फ़ोटो लगा के रखते हो, वहाँ पर एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई होती है। तो फिर से मिथिलेश का फ़ोन आता है, बोले भाई तूने गाड़ी से उतरा कि नहीं उतरा, ये बता। तो इस पर रोहित कहता है, बोले भाई अब तू टेंशन मत ले, अब यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारी रक्षा खुद बालाजी करने के लिए आए हैं, तो अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो वो ट्रैवलर वाला होता है, वो भी काफ़ी स्पीड में गाड़ी भगाता है कि भाई इसके भाई को कुछ हो ना जाए। जैसे ही जयपुर में पहुंचते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, और उसका पूरी बॉडी का चेकअप होता है, लेकिन कुछ निकलता नहीं। वहाँ से उसका ट्रीटमेंट होता है, और फिर से उसको मेहंदीपुर बालाजी लाया जाता है। पंडित जी से बात की जाती है, और पंडित जी से ये पूछते हैं कि पंडित जी यहाँ से तो लोग सही होकर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रेत क्यों लग गया। तो पंडित जी ये कहते हैं, बोले बेटा मंदिर की जो रेंज थी, मंदिर का प्रांगण था, तुमको किसी ने पीछे से आवाज़ तो नहीं मारी थी। तो इस पर रोहित बोला, आवाज़ तो मारी थी पंडित जी, लेकिन मैंने नहीं देखा, पीछे मुड़ के संतोष ने देख लिया। बोले यहाँ पर आपको पता नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी बलाएं हैं जो शरीर ढूंढती हैं, यहाँ से मुक्ति पाने के लिए सोचती हैं कि हम किसी का शरीर मिलें, फिर से यहाँ से निकलें। इस मंदिर का एक ये भी नियम है, जब इस मंदिर को आप छोड़ो तो कोई आपको आवाज़ मारे अपना समझकर, तो आप पीछे मुड़कर मत देखो। तो यही गलती आपसे हुई। अब फ्रेंड्स क्या होता है, संतोष का वहाँ से फिर से इलाज होता है नए सिरे से। अब संतोष नॉर्मल होता है, और अब बिल्कुल समझ लो वो फिट होता है। और ये पूरी स्टोरी हमको भेजी है रोहित के दोस्त मिथिलेश ने। उनका ये कहना था कि अजय भैया, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो तो कुछ वहाँ के ऐसे नियम भी होते हैं जिसको आपको पालना करनी पड़ती है। आप कहीं भी जाओ तो थोड़े से वहाँ के नियम के बारे में पहले पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए जो उसके बाद कुछ ना हो सके आपका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई भी स्टोरी है तो हमारी जीमेल, हमारी फेसबुक, कहीं भी आप भेज दें, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रखा हुआ है।
बाकी मिलते हैं एक बार फ्रेंड्स नई स्टोरी में। हर हर महादेव।